सुनवाई उधर ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी और उनके डीजीपी, इन सब के ऊपर ईडी ने यहां पर याचिका दायर कर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की है। और इस पर 3 वरिष्ठ वकीलों ने ममता बनर्जी की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी हैं, जिसमें से अभिषेक मनु सिंह भी, उनके अलावा कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी और कुछ एक और वकील वहां पे हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से देश के सॉलिसिटर जनरल यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता खड़े हुए और साथ में खड़े हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, और यहां पर सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रख रहे हैं। और अब सुनवाई दोबारा शुरू हो चुकी है। लंच से पहले जो कुछ हुआ वो हमने आप तक पहुंचाया है। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े रहे, अभी भी जुड़े हुए। अमलेंदु जी, एक बार फिर आपका स्वागत है, और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज यहां सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा उसका असर आने वाले कई साल तक पॉलिटिकल पार्टीज और उनके ऊपर ईडी की जो छापेमारी होती है और चुनाव से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात होती है, उन सब का भी ख्याल यहां पर रहेगा। और यहां जब अभी सुनवाई शुरू हुई है तो एसजी अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है? अमलेंदु जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, जल्दी से बताइए। राजीव जी, तो जब लंच से पहले सुनवाई शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लंच के बाद ये बताइए कि आप हाई कोर्ट में सुनवाई क्यों नहीं चाहते हैं, ईडी से कहा था, लेकिन उसका जवाब तो नहीं आया। लेकिन जो एसजी तुषार मेहता हैं वो कह रहे हैं कि अधिकारी भी, यानी ईडी के अधिकारी भी आर्टिकल 21 के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस कोर्ट के सामने, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब यहाँ आगे बात पलट गई, अब वो ये आए हैं। एएसजी राजू कह रहे हैं कि कृपया संविधान का अनुच्छेद 226(4) देखें। ऐसे मामले भी आए हैं जहां इस अदालत ने आर्टिकल 32 के तहत मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। किसी खास मामले में आपके लॉर्डशिप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि न सिर्फ सीबीआई जांच जरूरी है बल्कि जांच राज्य के बाहर भी होनी चाहिए। यहां ईडी अधिकारियों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हम उन एफआईआर पर रोक लगाने की प्रार्थना कर रहे हैं जिनका सामना ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा जांच किए जाने पर किसी मामले की जांच के लिए उसे राज्य से बाहर ट्रांसफर करने का भी एक आधार होता है। जस्टिस मिश्रा ने इस पर पूछा कि आपकी अंतरिम प्रार्थना क्या है, यानी आपका इंटरिम जो रिलीफ आप चाहते हैं वो क्या है। इस पर जो तुषार मेहता ने कहा कि 8 जनवरी 2026 को ईडी द्वारा जो जांच के संबंध में की जा रही थी कार्रवाई, उस पर रोक लगाई जाए, यानी ईडी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई हैं उन पर रोक लगाई जाए। ये अब इस मांग पर आ गए हैं। इंटरिम जो चाहते हैं राहत, वो ये चाहते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उस पर रोक लगा दी जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, वो कह रहे हैं कि अधिकारी भी अपने अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में मैं आपके अपनी बात रखना चाहता हूं। यानी जो ईडी है, ईडी के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में, उसके खिलाफ अपनी बात रखना चाहता हूं। और यहां पर एसबी राजू कह रहे हैं कि कृपया संविधान के आर्टिकल 226 पैरा 4 को देखें और इस ऐसे मामले में जिनमें इस न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत सीबीआई को मामले स्थानांतरित किए हैं, किसी विशेष मामले में आपके न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि न केवल सीबीआई जांच आवश्यक है बल्कि यह जांच राज्य के बाहर भी होनी चाहिए। यहां ईडी अधिकारियों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गई है। 2 बातें यहां महत्वपूर्ण बताई जा रही है, कही जा रही है दोनों की तरफ से, यानी तुषार मेहता और एसबी राजू। तुषार मेहता देश के सॉलिसिटर जनरल हैं और एसबी राजू जो सरकारी पक्ष एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं। इन दोनों की बातें यहां पर महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि ये केस पूरा का पूरा शिफ्ट किया जाए दूसरे राज्य में, यानी उधर पश्चिम बंगाल में ये केस ना हो, कहीं और किसी और राज्य में हो, चाहे इस केस की सुनवाई इधर दिल्ली में क्यों ना हो, लेकिन वहां ना हो, पश्चिम बंगाल में ना हो। दूसरी बात, ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं, इन चारों एफआईआर को तत्काल इसको निलंबित किया जाए, रोका जाए। और तीसरी बात महत्वपूर्ण कि सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए ममता बनर्जी के खिलाफ और एफआईआर दर्ज कराई जाए। ये बातें यहां रखी जा रही हैं दोबारा, और उसमें भी जो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उस
एफआईआर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए, यह बात, उस पर रोक लगाई जाए, यह बात यहां ये डिमांड की जा रही है ईडी पक्ष की तरफ से, तुषार मेहता की तरफ से और एसबी राजू की तरफ से ये बातें रखी जा रही है। अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल राजीव जी, ये रखी जा रही है और इस पर जो है अब जो आदेश अब दिया जा रहा है राजीव जी। और आदेश में जो है ये अभी जो पढ़ना शुरू किया है, इसमें आया है कि पहली रिट याचिका में याचिकाकर्ता ईडी और उसके डिप्टी डायरेक्टर हैं, दूसरी में याचिकाकर्ता ईडी के अधिकारी हैं जो ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान संबंधित जगह पर गए थे। याचिकाकर्ताओं के लिए माननीय एएसजी द्वारा हमारा ध्यान उन घटनाओं की श्रृंखला की ओर दिलाएंगे जिनके कारण यह रिट याचिका दायर की गई है। अभी इतना ऑर्डर आया है। अब लेकिन इससे पहले एएसजी जो है, यानी राजू कह रहे हैं सद्भावना पूर्वक कर्तव्य निर्वहन कर रहे किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सकता। तलाशी की कार्यवाही सद्भावना पूर्वक की गई थी, यानी तलाशी की जा रही है, सद्भावना पूर्वक की जा रही है और इसके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई अभियोग, कोई केस दायर नहीं की जा सकती, आप नहीं कर सकते हैं। ये हम पर दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्थगन की प्रार्थना की है, मैंने इसको एडजर्न करने की प्रार्थना की है और इसके बाद एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं तुषार मेहता कि हम अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर पर स्थगन की प्रार्थना कर रहे हैं। यानी ईडी के खिलाफ जो 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उन चारों एफआईआर को तत्काल सस्पेंड किया जाए, खत्म किया जाए, यह बात कही जा रही है। और वो राजनीति लगातार नई जो राज्य है वहां के, यानी पश्चिम बंगाल, लगातार नए नए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और हमने अपनी प्रार्थना को इस घटना तक सीमित रखा है। दोनों तलाशी की सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए, कोई भी हिस्सा हटाया ना जाए और इसे इस न्यायालय के आरजी के पास भी रिकॉर्ड में रखा जा सकता है। यह बात यहां कही जा रही है, उधर से कही गई है, यानी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई है। अब आदेश यहां पर लिखाया जा रहा है, दोनों जजों की बेंच अब आदेश दे रही है। इस पे आदेश क्या आता है वो रख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले यहां लिखवाया जा रहा है कि पहली रिट याचिका में याचिकाकर्ता ईडी और उसके उपनिदेशक हैं और दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता ईडी के वे अधिकारी हैं जो ईडी द्वारा की गई जांच के दौरान संबंधित परिसर में गए थे। याचिकाकर्ताओं के लिए माननीय एएसजी यानी राजू हमारा ध्यान उन घटनाओं की श्रृंखला की ओर आकर्षित करेंगे जिनके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है। यानी एएसजी इन तमाम मसलों पे अपनी बात रखेंगे और ध्यान आकर्षण करेंगे कि आखिर वहां हुआ क्या है, पूरा ब्यौरा देंगे एएसजी राजू। ये ऑर्डर में कहा जा रहा है। यहां पे और भी आगे चल रहा है, आगे कहा है, मिश्रा कुछ लिखवा रहे हैं। जस्टिस मिश्रा लिखवा रहे हैं, कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है जब मुख्यमंत्री ने जांच में दखल दिया हो, और ऐसा तब भी हुआ जब सीबीआई किसी अपराध की जांच कर रही थी और इस तरह यह एक पैटर्न बन गया है जब केंद्रीय एजेंसियां जांच करती हैं। यह तर्क दिया गया कि सबूत गैर कानूनी तरीके से हटाए गए और पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि 2742 करोड़ रुपए के मामले में जांच करना मुश्किल है। ये अभी आगे उन्होंने आदेश में मतलब प्रोनाउंस किया है जस्टिस मिश्रा ने। जी, जस्टिस मिश्रा अपनी बात रख रहे हैं, यहां पर ऑर्डर लिखवा रहे हैं। ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण है और पीएमएलए एक्ट का भी यहां पर ब्यौरा दिया जा रहा है। और जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं आदेश में कि उनके अनुसार ईडी 2020 से 2742 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही थी। 2742 करोड़ 32 लाख रुपए के घोटाले की जांच 2020 से हो रही थी और जांच के दौरान कलकत्ता से कांतिलाल के माध्यम से गोवा में अपराध की आय के हस्तांतरण के बारे में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसने अंततः आईपैक्स के परिचालन ढांचे को चुनौती दी। आईपैक के प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत अधिकारियों ने 8 जनवरी 2026 को उनके परिसर और अन्य परिसरों के साथ दौरा किया और जब तलाशी चल रही थी तो कोलकाता के पुलिस उपायुक्त और मुख्यमंत्री परिसर में प्रवेश कर गए। इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री भी परिसर में प्रवेश कर गई और जबकि पीएमएलए के तहत तलाशी में हस्तक्षेप न करने के लिए स्पष्ट अनुरोध किए गए थे। ये सब ऑर्डर में लिखा जा रहा है अमलेंदु जी, ये सब ऑर्डर में लिखा जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आदेश किस दिशा में जा रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑर्डर में लिखा क्या क्या जा रहा है।
यहाँ पढ़ना रखना, आप तमाम साथियों के बीच रखना इन बातों को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस ऑर्डर से बहुत कुछ यहाँ निर्धारित होगा आने वाले समय में कि आखिर इस ऑर्डर के जरिए आप इस पूरे मसले को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, कहां तक ये बातें जाएंगी। और यहां पर कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है, मुख्यमंत्री पहले भी दखल देती रही हैं ऐसे मामलों में कि पहली बार ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जांच के दौरान जांच को बाधित करने की कोशिश कर रही हों। इससे पहले भी जब सीबीआई एक अपराध की जांच कर रही थी तब भी ऐसी ही घटना घटी थी। इसलिए केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों द्वारा जांच में हस्तक्षेप का एक पैटर्न बन गया है और उनके अनुसार ईडी अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री आरोपियों द्वारा अवैध तरीके से ले जाई गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। माननीय सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि ऐसी स्थिति में केंद्रीय एजेंसियों के लिए एक बड़े घोटाले से जुड़ी जांच करना मुश्किल है। उनका कहना है कि ईडी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन 9 तारीख को टीएमसी के कानूनी प्रकोष्ठ ने अपने सदस्यों को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे माननीय न्यायाधीश ने अपने आदेश में दर्ज किया है। ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं, यानी आदेश में वो बातें रखी जा रही हैं जिन बातों को यहां सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जिन बातों को यहां पर रखा है उन्हीं बातों को यहां इनके जरिए कहा जा रहा है और दोहराई जा रही है बातें इस आदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। और आगे आदेश में जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ललिता कुमारी फैसले के अनुसार संज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। इसलिए जब मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हैं तो उनके अनुसार यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उनके अधीन पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच करेगी। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इस मामले की सीबीआई जांच करे। जी, ये आदेश में आगे लिखाया गया है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि अभी जो बातें रखी जा रही हैं वो यही रखी जा रही हैं कि ये किस तरीके से आगे जो है वो मतलब उनका किया जा रहा है। और इसके आगे भी जो है वो लिखा रहे हैं और सिब्बल और उनका सिंघवी का भी जिक्र किया जा रहा है आदेश में। और जस्टिस मिश्रा कहने हैं कि श्री सिब्बल और सिंघवी ने पेश होते हुए कहा कि याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि जाँच के नाम पर ईडी द्वारा दखल देने का एक पैटर्न है। ठीक उसी समय जब चुनाव होने वाले होते हैं उन्होंने कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो इस दलील पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब ये किसने क्या कहा उसको इस ऑर्डर में अभी रखा जा रहा है और तमाम सबूतों, गवाहों और तथ्यों के आधार पर इनके बिना पर जो फैसला आता है वो फैसला आ रहा है। लेकिन पहले यहां पर जो तथ्य रखे गए हैं वो तथ्य क्या हैं, तमाम तथ्यों के आधार पर जो सच्चाई है वो सामने लाने की कोशिश जरूर होनी चाहिए। देखते हैं कि यहां क्या कुछ आता है ऑर्डर में। लेकिन ईडी की डिमांड है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसके लिए खड़े हुए हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंडिया जो खड़े हुए हैं, राजू और तुषार, दोनों यहां पर डिमांड यही कर रहे हैं कि इस केस को बाहर लाया जाए, दूसरे राज्य में लाया जाए। दूसरी बात, ममता बनर्जी, वहां के डीजीपी, वहां के पुलिस उपायुक्त, आयुक्त, सबके ऊपर केस दर्ज की जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। और ईडी के ऊपर जो 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं ईडी अधिकारियों के ऊपर, उन ईडी अधिकारियों के जो एफआईआर हैं उसको रद्द किया जाए। स्थगन प्रस्ताव यहां पे है, रद्द करने का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन स्थगन मतलब साफ साफ है कि कहीं ना कहीं इसे निलंबित करने की बात हो रही है। तो ये सब अगर मिला के देखा जाए तो अब फैसला क्या आता है ये देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा। आगे जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि पंचनामे में यह भी बताया गया है कि कुछ भी जरूरी सामान बरामद नहीं हुआ। यह भी तर्क दिया गया है कि 8 जनवरी की सुबह तलाशी शुरू करने से पहले ईडी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को जानकारी नहीं दी थी। श्री सिब्बल कहते हैं कि सीएम उस जगह पर सीएम के तौर पर नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन के तौर पर गई थी, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि प्रतीक जैन के परिसर में कुछ अनधिकृत लोग घुस गए हैं जो पार्टी के चुनाव का काम देख रहे हैं। ये आगे आदेश में आया है। अभी जो मतलब घटनाक्रम जो है किसने क्या कहा यह बताया जा रहा है राजीव जी, और उसको मतलब ऑन रिकॉर्ड लिया जा रहा है आदेश में जो दलीलें आई, जो दलीलें। बिल्कुल, यहां पर इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि सॉलिसिटर जनरल ने निवेदन किया है कि यह एक गंभीर मामला है जिसकी जांच इस न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए, की जानी आवश्यक है। और दूसरा कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को आगे की कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह बात वहां सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कही गई थी, उसी बात को यहां दोहराई जा रही है इस ऑर्डर में। और चूंकि
उनके अनुसार, यानी सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, चूंकि राज्य सरकार के उच्च पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसलिए न्याय के व्यापक हित में इस न्यायालय द्वारा इस मामले की जांच करना उचित होगा। माननीय सहायक सरकारी वकील यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने निवेदन किया है कि ललिता कुमारी मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार संज्ञेय अपराध के में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। उनके अनुसार जब माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी शामिल हों तो उनसे अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष तरीके से जांच करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। और उन्होंने निवेदन यह किया है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादियों द्वारा किए गए अपराध की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। यह बात यहां पर रखी जा रही है और इस ऑर्डर में लिखवाई जा रही है बात, यानी साफ साफ है कि जितनी बातें वहां कही गई हैं उन बातों को यहां रखी जा रही है। और इसके बाद आगे क्या कुछ होता है अमलेंदु जी, ये साफ समझ में आ रहा है कि परिस्थितियां यहां बहुत दूसरे दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सिब्बल यहां पर लिखाया जा रहा है कि सिब्बल ने मुख्यमंत्री की ओर से जो खड़े हैं और सिंघवी जो राज्य और उनके अधिकारियों की तरफ से खड़े हैं, ये तर्क देंगे कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। वे ये कहेंगे कि चुनाव के समय जांच का एक निर्धारित तरीका होता है। उनका कहना है कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, इसीलिए इन याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। पंचनामा आदि का हवाला देते हुए यह बताया गया है कि तलाशी के दौरान कोई भी भौतिक वस्तु बरामद नहीं हुई है, कोई भी फिजिकल वहां पर पंचनामा के दौरान कोई भी कुछ भी मटेरियल वहां से रिकवर नहीं किया गया है, यह बताया गया है। और यह भी तर्क दिया गया है इन दोनों वकीलों के जरिए यानी सिब्बल और सिंघवी के जरिए कि 8 जनवरी 2026 की सुबह तलाशी शुरू करने से पहले ईडी ने लोकल पुलिस अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। सिब्बल ने विशेष रूप से यह तर्क दिया है कि मुख्यमंत्री घटनास्थल पर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं गई थी, बल्कि टीएमसी की अध्यक्ष होने के नाते गई थी। उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति प्रतीक जैन के घर में आ गए हैं, घुस गए हैं और जिन्हें पार्टी के चुनाव कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। सिब्बल के अनुसार आईपैक कार्यालय में चुनाव संबंधी कुछ दस्तावेजों के अलावा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिनसे ईडी का कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए उसे परिसर में प्रवेश नहीं होना करने देना चाहिए था। ये सारी बातें, जितनी बातें रखी गई हैं यहां पर दलीलों में, उन तमाम बातों को रिपीट किया जा रहा है। यहां पे ऑर्डर में रिपीट करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है जी। आगे कहा जा रहा है कि श्री सिंघवी का कहना है कि मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए जब वे परिसर में आई तो डीजीपी का उनके साथ होना उनकी ड्यूटी थी। श्री श्याम दीवान का तर्क है कि यह सच है कि 9 जनवरी को कोई अप्रिय घटना हुई थी, लेकिन उसके बाद 14 तारीख को मामला शांति से चला, लेकिन ईडी के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया। इसलिए इस कोर्ट को हाई कोर्ट द्वारा मुद्दों का फैसला करने का इंतजार करना चाहिए। वकीलों की बात सुनने के बाद हमारी पहली नजर में यह राय है कि इस याचिका में ईडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा और राज्य एजेंसियों द्वारा इसमें दखलंदाजी से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है। ये अभी तक आया है, तो इसका मतलब अब देखते हैं कि आगे और आदेश क्या लिखाया जाता है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि इतनी सारी चीजें जो आ गई हैं यहाँ पे, इसके बाद ये कहा जा रहा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है, पहली बात कि सिंघवी ने यह कहा है कि उनका तर्क है कि मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा प्राप्त है, इसीलिए परिसर में प्रवेश करते समय डीजीपी का उनके साथ रहना कर्तव्य है। चूंकि Z+ सुरक्षा है तो वो तो जाएंगे ही, उनके साथ डीजीपी जाएंगे। और श्याम दीवान जो वकील हैं, उनका तर्क है कि ये तथ्यात्मक रूप से सही है कि 9 जनवरी को कोई अप्रिय घटना घटी, लेकिन उसका मामला 14 जनवरी के मामले को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा, उसके वैसा नहीं हुआ जो 9 जनवरी को हुआ। हालांकि ईडी के अनुरोध पर कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसलिए इस न्यायालय को मुद्दों के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और माननीय अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हम प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हैविंग हर्ड यानी दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस याचिका में ईडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच और राज्य एजेंसियों द्वारा उसमें हस्तक्षेप से संबंधित एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है। यहां पर यह बात कही जा रही है कि यह गंभीर मुद्दा उठाया गया है और यहां तक हम अभी इस नतीजे पर, इस दलील तक पहुंचे हैं कि यह मामला जो है गंभीर है, यह कहा जा रहा है यहां पे। और लेकिन इसकी गंभीरता को आगे बढ़ाते हुए क्या कुछ, और यह भी कहा जा रहा है राजीव जी कि कानून का पालन करने और हर अंग को स्वतंत्र रूप से काम करने देने के लिए राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसी की ढाल, इसलिए अपराधियों को राज्य एजेंसी की ढाल के तहत सुरक्षा नहीं दी जा सकती। यानी जो राज्य की एजेंसियां हैं उनको अपराधियों की सुरक्षा करने के लिए ढाल नहीं बनाया जा सकता, ये ऑर्डर में आया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यह मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है। यह साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर यह मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी तक ऑर्डर लिखवाए जा रहे हैं, ऑर्डर में क्या कुछ और आता है वो हम जल्दी से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण यहां पर बात है कि इस ऑर्डर को लिखवाते समय और दोनों जजेस, जो दोनों पीठ, उसमें और ऑर्डर से पहले जितनी बातें हुई हैं उन बातों को भी यहाँ रखा गया है। और लेकिन जजेज का मानना है कि ये गंभीर मुद्दा है, गंभीर मसला है। और इस मामले को दलील प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर ये दोनों जजों की बेंच पहुंची है कि इस याचिका में ईडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच और राज्य एजेंसियों द्वारा उसके हस्तक्षेप से संबंधित एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है। यानी याचिका किसकी? याचिका ईडी की, ईडी की याचिका। और अब आदेश में आगे कहा गया है कि कुछ बड़े सवाल उठते हैं और अगर उनका जवाब नहीं दिया गया तो अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हैं तो सवाल यह उठता है कि क्या पार्टी की गतिविधियों से उन्हें रोका जा सकता है? प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। अब यह है राजीव जी कि अगर ईमानदारी से काम कर रही हैं तब ना, अगर बेईमानी से काम कर रही हैं तब। तो आरोप तो यही है कि बेईमानी से काम कर रही है। ममता बनर्जी तो खुल के कह रही है कि बेईमानी से काम कर रही हैं, अमित शाह के इशारे पर काम कर रही हैं। तो अब जो जवाब आएगा वो देखा जाएगा। बहरहाल 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है, ये आदेश में अभी तक आया। अब देखें आगे और क्या कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है जो बात आप रख रहे हैं, जो आप बात बता रहे हैं अमलेंदु जी, कि यहाँ न्यायमूर्ति मिश्रा का कहना है कि विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया हमारा यह मत है कि इस याचिका में ईडी द्वारा की जा रही जांच और राज्य एजेंसियों द्वारा उनके उसमें हस्तक्षेप से संबंधित एक गंभीर मुद्दा उठाया गया है। राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसी के नियमों का पालन करने और प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसियां, जो सेंट्रल जांच एजेंसी है, किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हैं तो क्या उन्हें पार्टी गतिविधियों द्वारा बाधित किया जा सकता है? सवाल उठाया है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें, 2 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल करें। 2 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी अपना जवाब, निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी 8 जनवरी को तलाशी लिए गए परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखें। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की डिमांड की गई थी वहां से ईडी की तरफ से। तुषार मेहता और इन्होंने एएस राजू ने कहा था उसी सीसीटीवी फुटेज को यहां पर सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है इस ऑर्डर में अमलेंदु जी, कि यहां की इसके अलावा यहां कहा जा रहा है कि हमारे अनुसार इसमें कई बड़े प्रश्न शामिल हैं और उठाए गए हैं जिन्हें कोई अनसुलझा छोड़ दिया जाए तो स्थिति और बिगड़ जाएगी और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग दलों के शासन के कारण किसी न किसी राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये सत्य है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी भी दल के चुनाव कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन साथ ही अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए सद्भावनापूर्वक कार्य कर रही हैं तो प्रश्न उठता है कि क्या दलगत गतिविधियों की आड़ में एजेंसियों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जा सकता है? क्या जांच एजेंसियों को आप रोकेंगे अपने अधिकार के क्षेत्र में लाकर? यह एक बड़ा सवाल यहां पूछा जा रहा है। जस्टिस पी के मिश्रा पूछ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ तो रहे हैं, लेकिन क्या यहां पर ईडी से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? एक ये भी सवाल उठता है, ईडी से क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जस्टिस मिश्रा कह रहे हैं कि इट इज डायरेक्टेड दैट रेस्पोंडेंट्स शैल प्रोटेक्ट the CCTV footage of premises searched as on January 8th। यानी 8 जनवरी को जो सर्च किया गया था, वहां पर सर्च ऑपरेशन हुआ था ईडी की तरफ से, वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको प्रोटेक्टिव वे में रखा जाए और उस प्रीमाइसेस का और उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांगा जाएगा, लेकिन 2 सप्ताह में इस पर जवाब दें। यहां पर यह बात आ रही है, 2 सप्ताह में जवाब की डिमांड की गई है ईडी की तरफ से। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन सवालों का जवाब शायद आने वाले वक्त में मिले ना मिले अमलेंदु जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इस सुनवाई से क्या कुछ निकल के आ रहा है, यह भी देखना होगा।
हाँ राजीव जी, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा कि निकल क्या रहा है। अभी आपने राज्य के ऊपर डाल दिया कि भाई आप इसका जवाब दीजिए कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, और राज्य जो कह रहा है उसका आपने ईडी को कोई जवाब मतलब कोई नोटिस इशू नहीं किया। तो अभी नोटिस इशू तो राज्य को हुए हैं, तो अब राज्य की जो कैबिनेट थी उस पर क्या आपका आदेश है, ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। उस पर क्या आदेश दे देंगे, ईडी को क्या आदेश जाएगा कि ईडी वहाँ किस तरीके से गई थी, जबकि ईडी तो खुद जो है वहाँ देकर आई है हाई कोर्ट में कि हमने कुछ जब्त नहीं किया है। तो ये अब देखना है कि आगे क्या आता है, लेकिन अभी आदेश जो है वो मतलब ठीक से समझ से परे है। हालांकि राज्य को नोटिस इशू कर दिया गया है कि राज्य जो है वो किया जाएगा और 3 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी। यहां कह एक आदेश ये भी कि ये भी निर्देश दिया जाता है कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगी। यानी ईडी अधिकारियों के खिलाफ जो आपने एफआईआर करवाई है उस एफआईआर को सस्पेंड किया जाता है अगली सुनवाई तक। कृपया बिना किसी दबाव के जांच का निर्देश दें। अगर स्थगन लागू है तो आवेदन करने के लिए और समय दिया जाए, या अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। प्लीज डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट कोर्सिव स्टेप्स, बिना किसी दबाव बिना किसी प्रेशर के जांच का निर्देश दीजिए। अगर स्थगन लागू है तो आवेदन करने के लिए और समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम 10 मिनट बाद भी आदेश पारित कर सकते थे, लेकिन चूंकि बहुत बहस हुई इसलिए सब कुछ रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब सब कुछ टेलीकास्ट होता है। ये कह रहे हैं कि चूंकि अब सब कुछ टेलीकास्ट होता है हम 10 मिनट में ही इस पर ऑर्डर कर सकते थे। यहां पर जस्टिस पीके मिश्रा कह रहे हैं साफ साफ, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप आदेश दे रहे हैं लेकिन हमको आप अगर स्थगन लागू आप कर रहे हैं एफआईआर पे तो आवेदन करने के लिए और समय दिया जाए। आप जो नोटिस का जवाब देने के लिए समय आपने दिया है 2 सप्ताह का, ये इसमें आवेदन करने के लिए भी समय दिया जाए। कृपया बिना किसी दबाव के जांच का निर्देश दीजिए आप, और ये दीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। लेकिन यहां पर जस्टिस पीके मिश्रा ने कहा कि नहीं, नो, we could have passed this order just after 10 minutes. जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स। ये कह रहे हैं यानी मन पहले से बनाया हुआ था क्या? नहीं, ये साफ यहां कह भी रहे हैं कि चूंकि बहुत बहस हुई, हाँ, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण था, इसलिए चूंकि लाइव टेलीकास्ट होता है, क्योंकि अब सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होता है, वरना नहीं होता। इसीलिए हमने इतनी बात आपकी सुन ली, वरना 10 मिनट में हम ऑर्डर कर देते। ये कहा जा रहा है यहां पे कि हमने आपकी इतनी बात इसलिए सुन ली क्योंकि ये सब कुछ टेलीकास्ट होता है, लाइव टेलीकास्ट होता है, सबको रिकॉर्ड में लेना महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने ये बातें सुन ली, वरना हम 10 मिनट में ही ऑर्डर कर देते। ये बात कही गई यहां, और इसके बाद इसको कहा गया कि इसकी लिस्टिंग कर दीजिए, सुनवाई की लिस्टिंग अगली तारीख 3 फरवरी इसकी अगली तारीख कीजिए। और इस ढंग से ये 3 फरवरी की अगली तारीख मिल गई है, और ये एक महत्वपूर्ण जो यहां पर 2 जजों की बेंच, दोनों जजों की बेंच आप समझ सकते हैं, एक जस्टिस पीके मिश्रा हैं और दूसरे हैं यहां पर जस्टिस पंचोली। लेकिन इस बीच एसआईआर पर भी सुनवाई शुरू हो गई है अमलेंदु जी, एसआईआर पर भी सुनवाई शुरू हो गई है, उधर भी हम चलेंगे। लेकिन यहां पे आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अभी तक हुआ क्या है, फटाफट वो सब कुछ आपके सामने लाना जरूरी है। और ऑर्डर एक हो गया है, ऑर्डर में सबसे पहले आपको बता दूं कि ममता बनर्जी वाला जो मामला है, ईडी का मामला, इस मामले में जो 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, दोनों जज में से एक जज जस्टिस पीके मिश्रा और दूसरे जज जस्टिस पंचोली और विपुल पंचोली, इन दोनों ने सुनवाई की, और फर्स्ट हाफ में भी सुनवाई हुई और आफ्टर लंच भी सुनवाई हुई। और इसके बाद जो कुछ सामने निकल के आया उसमें ऑर्डर में साफ कहा गया है कि अब 2 सप्ताह में राज्य सरकार को जवाब देना है। तब तक जो एफआईआर आपने राज्य ने 4 एफआईआर ईडी के खिलाफ जो दर्ज कराए हैं, वो चारों एफआईआर को सस्पेंड किया जाएगा। अगली सुनवाई तक एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और लेकिन सीसीटीवी फुटेज को आप संभाल के रखिए, वहां के ये सारी बातें वहां कही गई हैं। ये बात करते हुए 3 फरवरी की तारीख दी गई है, 3 फरवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। अब हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसमें हमको थोड़ा सा समय और दीजिए जवाब देने में, दाखिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑर्डर तो आपको पहले दे देते हैं, आपकी नहीं सुनेंगे। अब हो गया, 10 मिनट में हम ऑर्डर दे सकते थे लेकिन अब नहीं सुनेंगे। ये करते हुए अब ये बेंच उठ गई और 3 तारीख को कह दिया गया कि 3 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन अब चलते हैं उधर एसआईआर पे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जहां पर यह मामला बिहार से शुरुआत हुई इसकी, और अब
ये मामला जो है ये बहुत दूर तक पहुंच चुका है और क्या कुछ चल रहा है एसआईआर पे, क्योंकि चुनाव आयोग अपनी दलीलें पेश कर रहा है और आज आखिरी सुनवाई है एसआईआर की, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। हाँ, आज आखिरी सुनवाई ही समझी जाती है राजीव जी। बाकी अब द्विवेदी जी कितना समय लेते हैं ये देखें। हालांकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि उनको 1.5 घंटे का समय चाहिए है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उस पर उन्होंने कहा था। तो आज द्विवेदी जी जो है मतलब यानी चुनाव आयोग की तरफ से वो अपने इस समय तर्क रख रहे हैं, और जो तर्क रखे जा रहे हैं वो उसमें बीच बीच में प्रशांत भूषण जो है वो हस्तक्षेप भी कर रहे हैं। और जो अभी तक कहा है वो हम आपको बता देते हैं राजीव जी, कि द्विवेदी जी ने अभी तक कहा क्या है, जो सिलसिलेवार ये हम आपको बता देते हैं। द्विवेदी जी एक रजिस्टर होने का हकदार होगा जब तक 3 शर्तें पूरी नहीं होती, वह हकदार नहीं है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिक घोषित नहीं किया जाता है तो भी उसे वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, संविधान के खिलाफ जाएगी, क्योंकि संविधान नागरिक केंद्रित है। जी, ये अभी कहा। इस पर प्रशांत भूषण ने जो है ये उस पर इंटरप्ट किया, और प्रशांत भूषण ने राजीव जी इस पर कहा कि भाई मुझे नहीं लगता है कि इस बात पर कोई विवाद है कि जो नागरिक नहीं है उसे लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। बात यह है कि अगर कोई विवाद होता है तो नागरिकता तय करने का काम कौन करेगा। यानी जो द्विवेदी जी कह रहे हैं ये नागरिकता तय करने का काम कौन करेगा, विवाद इस पर है, इस पर नहीं है कि जो कहने की कौन जो है इसको लेकर करेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें यहां हो रही है। जस्टिस बागची ने कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन वे कह रहे हैं कि उन्होंने सार्वभौमिक कर्तव्य पर कभी सवाल नहीं उठाया है। इस पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि सवाल यह है कि नागरिकता का निर्धारण आखिर कौन और कैसे करेगा। दरअसल असम के दिशा निर्देशों में चुनाव आयोग ने कहा है कि नागरिकता का निर्धारण करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। यहां पर प्रशांत भूषण कह रहे हैं। इस पर राकेश द्विवेदी खड़े होते हैं, कहते हैं कि एसआईआर में के दिशा निर्देश एक नरम और उदार नीति है। हम न्यायिक जांच के विस्तृत पहलुओं में नहीं जा रहे हैं। अगर आपका 2003 से कोई संबंध नहीं है, 2003 की सूची में कोई अभिभावक नहीं है, तो आधार कार्ड पर भी विचार किया जाएगा। निर्धारण का दृष्टिकोण बहुत उदार और नरम है। यानी राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर 2003 में आपका नाम नहीं है, आपके पिता का नाम नहीं है, तो हम आपके आधार कार्ड पर भी विचार कर सकते हैं। यहां पे राकेश द्विवेदी यानी चुनाव आयोग ये बात कह रहा है साफ साफ कि हम आधार कार्ड पर भी विचार कर सकते हैं। यानी जो पहले ऑर्डर दिया गया था कि आधार कार्ड का आप यहां पर उसका इस्तेमाल कीजिए, तो इसके बारे में ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी इस पर विचार कर रहे हैं और हम इस पर आगे भी विचार करेंगे। ये बात यहां राकेश द्विवेदी कह रहे हैं। अमलेंदु जी जी बिल्कुल राकेश द्विवेदी ये कह रहे हैं कि इस पे आगे हम भी विचार करेंगे। और ये कहा कि द्विवेदी ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि उसे देश से निकाल दो, हम ये तय नहीं कर सकते कि आप भारत में कितने समय तक रहेंगे, लेकिन विधानसभा की बहसों के अनुसार संवैधानिक कर्तव्य कहता है कि किसी को भी बाहर नहीं किया जाना चाहिए। फिर द्विवेदी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की सेक्शन 16 का हवाला देते हैं और कहते नागरिक बनना चाहता हूँ और चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ, तो यह तय करना आपकी शक्ति में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नागरिक हूं और वोट देना चाहता हूं तो आप तय कर सकते हैं। द्विवेदी ने कहा कि हाँ, और द्विवेदी ने कहा कि नागरिकता में 3 श्रेणियां हैं। ए, बी, और सी श्रेणियों के लिए यदि माता पिता कट ऑफ से पहले पैदा हुए तो बात खत्म, हम सेक्शन 3 से विचलित नहीं हो रहे हैं। यदि आपके माता पिता वहां हैं तो हम स्वीकार करते हैं। द्विवेदी ने कहा कि फिर विवाद किस उम्र तक होगा, 1986 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए एक मानदंड निर्धारित है, ये अभी इन्होंने कहा। जी बिल्कुल। और यहां पर द्विवेदी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो हम इसे स्वीकार कर रहे हैं और हम उदारता दिखा रहे हैं। भले ही आपका नाम आपका 2003 की सूची में कोई संबंध न हो, आधार कार्ड के साथ 11 दस्तावेज पर्याप्त होंगे। पूरा देश जानता है कि हमें कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, इसलिए भविष्य में यह समस्या नहीं होगी। ये मापदंड धारा 3 के अनुरूप है। यहां पर धारा 3 को लेके आ रहे हैं और इस यहां पे साफ साफ कह रहे हैं कि आधार कार्ड अगर आपके पास, तो 11 दस्तावेजों में से एक के साथ आधार कार्ड, हाँ, देख रहे हैं, देखिए 11 दस्तावेजों में के साथ साथ आप आधार कार्ड दीजिए। यानी घुमाकर फिर वहीं पहुंच रहे हैं जिसके बारे में बार बार यहां कोर्ट में किसी ने भी अपील दायर नहीं की। जो बिहार की बात है, 65 लाख लोगों के नाम जो काटे गए बिहार में, उनमें से किसी ने भी अपील नहीं की, किसी ने भी शिकायत दर्ज कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख नहीं किया। जिन मतदाताओं को मतदान से बाहर कर दिया गया है उनमें से कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया है। हमारे पास सिर्फ एडीआर, पीयूसीएल और राजनीतिक नेता ही आए हैं और कोई नहीं आया है। ये बात यहां पर कह रहे हैं बार बार वो राकेश द्विवेदी यहां कह रहे हैं कि यही लोग यहां पर लड़ने के लिए आ गए हैं, लेकिन जिनके नाम काटे गए हैं वो तो आए ही नहीं। हाँ, जिनके
जिनके नाम दिए गए वो तो कोई आए नहीं, ये भी कहा उन्होंने। और फिर आगे ये कहा, फिर जस्टिस बागची ने उनसे पूछा कि भाई आपका SIR प्रपोजल है वो क्या करता है, यह 2003 के बाद के वोटर्स को फेज आउट कर देता है। इस पर द्विवेदी ने कहा कि हम 2005 की आखिरी वोटर लिस्ट ले रहे हैं, यहाँ तक कि समरी इंक्लूजन भी ले रहे हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि याचिकाकर्ता लाल बाबू हुसैन मामले पर बहुत जोर दे रहे हैं। लाल बाबू हुसैन का मूल आधार यह है कि अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में है तो यह माना जाएगा कि मैं योग्य हूं। वोटर लिस्ट चाहे SIR समरी लिस्ट हो, यह आधिकारिक कार्य की नियमितता देती है। हम न्यायिक जांच की ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर आपका 2003 से बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, 2003 की लिस्ट में कोई माता पिता नहीं, तो आधार कार्ड भी होगा। जी बिल्कुल, आधार कार्ड होगा। इसका जिक्र तो बार बार आता है कि आधार कार्ड रहना भी चाहिए, लेकिन बात यही है कि आधार कार्ड के साथ साथ कह रहे हैं 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज भी हो। बात यह भी है कि अगर या तो आपका नाम, आपके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में होना चाहिए, और 2003 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका आधार कार्ड जो है, इनमें 11 डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद आधार कार्ड विल डू इट। यहां साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें से 11 दस्तावेजों में से एक आधार कार्ड भी होगा, ये कहा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात यहां कही जा रही है। जी बिल्कुल। और ये भी कह रहे हैं इसके बाद कि 65 लाख लोगों में से किसी ने भी अपील दायर नहीं की है। कोई भी जो है WP फाइल लेने के लिए हाईकोर्ट नहीं गया। जिस भी वोटर को बाहर किया गया है वह WP फाइल करने के लिए आगे नहीं आया है। हमारे पास ADR, PUCL और राजनीतिक नेता हैं, और 326 के तहत हमारा कर्तव्य है कि हम वोट देने के अधिकार को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बनाएं। अगर वोटर नहीं होंगे तो चुनाव आयोग के होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा काम वोटरों के रजिस्ट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर बनाना है। लेकिन कार्ड दिए हमने जो है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास नाम अब तक। बिल्कुल। तो इसमें 10 करोड़ नाम की बात जो आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही जा रही है। और इसके साथ साथ SIR जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से इस पर सुनवाई लगातार चल रही है, और यही SIR की बात अब जो सुनवाई है लगभग फाइनल स्टेज पे है। इसकी संवैधानिकता की जांच की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और संवैधानिक रूप से क्या ये सही है, कितना सही है SIR करवाना, इस पर और सरकार की तरफ से अपना पक्ष लेते हुए, अपनी बात, अपने बयान, दलील यहां पेश करते हुए राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से खड़े हैं यहां पर, वो अपनी बात रख रहे हैं। और आगे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ, अभी तो यही कह रहे हैं कि मतलब 326 का हवाला दे रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई जब आप 326 के आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करते हैं तो कुछ लोगों का बाहर होना तय है। अगर कोई मर गया है, अगर कोई शिफ्ट हो गया है तो उसे बाहर किया ही जाएगा। लेकिन ये मर गया है, शिफ्ट हो गया, उसे बाहर किया जाएगा। शिफ्ट हो गया तो उसे बाहर कैसे किया जाएगा? मतदाता सूची में तो रहेगा, जहां शिफ्ट हो गया वहां की मतदाता सूची में होगा। और आपने तो उठा के सिरे से साफ कर दिया कि नए सिरे से आप फॉर्म 6 भरिए। इसका जवाब नहीं आ रहा है राजीव जी अभी। बिल्कुल इसका जवाब नहीं आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात यहां पे। और SIR पर दोस्तों, SIR पर सुनवाई हो रही है, और 326 यहां पर बार बार राकेश द्विवेदी 326 का जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 326 का। और राकेश द्विवेदी यहां पे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 326 के तहत हमारा कर्तव्य मताधिकार को अधिकतम और सर्वोत्तम बनाना है। ये मतदाता नहीं होंगे तो चुनाव आयोग के अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारा काम मतदाताओं के पंजीकरण को अधिकतम और सर्वोत्तम बनाना है। आप ये बात तो कह रहे हैं, अपने काम का जिक्र तो कर रहे हैं अमलेंदु जी, लेकिन इसमें मतदाताओं को काट रहे हैं। आपके पास मतदाता अगर नहीं जा रहे हैं तो मतदाता की लिस्ट आप हटा दे रहे हैं, नाम लिस्ट में से आपका उनका नाम हटा दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप अपने कर्तव्य का यहां जिक्र कर रहे हैं। ये बात यहां बड़ा हास्यास्पद तो लगती है बात, लेकिन अब क्या किया जाए, चूंकि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के वकील साहब हैं, और वो बात अपनी रख रहे हैं यहां पे। और यहां पर कह रहे हैं कि जैसा कि बेंच ने कहा है, राकेश द्विवेदी कह रहे हैं, चुनाव आयोग कह रहा है कि जैसा कि बेंच ने कहा है कि जब आप अनुच्छेद 300 या आर्टिकल 326 के तहत मतदाता सूची तैयार करते हैं तो मृत्यु, पलायन आदि के आधार पर लोगों का नाम सूची से बाहर होना तय है। 18 वर्ष की आयु सीमा तक तय होने का मतलब ही है कि 0 से 18 वर्ष तक की आयु के लोगों का नाम सूची से बाहर होना तय है। बहिष्कार, इनको बाहर निकालना निहित है। और सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण ये है कि स्वयं जिनकी मृत्यु हो गई है, याचिकाकर्ता मृत लोगों को मतदाता सूची से में क्यों शामिल करवाना चाहते हैं? तमिलनाडु या पंजाब में पलायन कर चुके लोगों को बिहार की सूची में क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि कोई इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। ये यहां पर अब पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई राकेश द्विवेदी की तरफ से। जैसे राकेश द्विवेदी के जो मेन बॉस हैं, यानी जो चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वो जैसे पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं, वैसे ही राकेश द्विवेदी यहां पर नजर आ रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी तरीके से बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे ये कोई जनसभा में खड़े होकर जो है वो भाषण दे रहे हो, इसी तरीके से राजीव जी आ रहा है। और कह रहे हैं कि जैसा कि बेंच ने कहा है कि जब आप 326 के तहत मतदाता सूची बनाते हैं तो मौत, माइग्रेशन वगैरह के आधार पर लोगों को बाहर ही किया जाएगा। 18 साल की उम्र तय करने का मतलब ये है कि 0 से 18 साल के लोगों को बाहर किया जाएगा। बाहर करना तो तय है, सबसे जरूरी बात बाहर करने का कारण तो मौत ही है। याचिकाकर्ता क्यों चाहते हैं कि मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में हो? जो तमिलनाडु या पंजाब चले गए हैं वे बिहार की लिस्ट में क्यों होने चाहिए? क्योंकि इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं। मतलब उल्टी बात बता रहे हैं। 324 जो चुनावी लिस्ट तैयार करना, इसमें यह बात शामिल है कि तैयारी में रिवीजन भी शामिल है। अनुच्छेद 325 इसका मकसद क्या है? हर चुनावी क्षेत्र के लिए आम चुनावी लिस्ट, तो एक बार जब डिलिमिटेशन हो जाता है तो हर क्षेत्र के लिए एक अलग चुनावी लिस्ट होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र के लिए अलग चुनावी लिस्ट। यहाँ पर चुनावी लिस्ट की बात हो रही है और मतदाता सूची कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र के लोगों की बात हो रही है। उसके बाद उनको हम मतदाता सूची में क्यों रखें, इसकी बात हो रही है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर अलग अलग रीजन में अलग अलग जेंडर, अलग अलग रेस, कास्ट, इन सब में और उस हिसाब से हम यहाँ मतदाता बनाते हैं। और आखिर यहाँ राकेश द्विवेदी कह रहे हैं अनुच्छेद 300 आर्टिकल 324 मतदाता सूची तैयार करना, और इसलिए इसमें निहित है कि तैयार करने में संशोधन भी शामिल है। आर्टिकल 324 का हवाला दिया जा रहा है जिसमें साफ कहा गया है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाएगा, उसमें संशोधन भी कर सकता है। आर्टिकल 25 की बात, 325 की बात कर रहे हैं, इसका दायित्व क्या है ये पूछ रहे हैं। खुद राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची, इसीलिए सूची तैयार करना, और इसके लिए वहां परिसीमन हो जाने के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग मतदाता सूची तैयार की जाएगी, ये उसमें कहा गया है। और फिर राकेश द्विवेदी कह रहे हैं कि आम चुनावों में सभी निर्वाचन क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा अनुच्छेद है जो अपवादों पर है, और इसीलिए अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए केवल नागरिकता ही महत्वपूर्ण पहचान है। मुझे अन्य पहचानों, लिंग, जाति, धर्म आदि के प्रति तटस्थ रहना होगा। यानी लिंग, जाति, धर्म, इन सब से अलग, परे होते हुए हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। ये बात यहां कही जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से। ये गंभीर चर्चा, गंभीर सुनवाई चुनाव आयोग लगातार अपनी बात कर रहे हैं, यहां रख रहा है चुनाव आयोग, और उसमें राकेश द्विवेदी अपनी बात चुनाव आयोग की तरफ से रख रहे हैं। हाँ, और आगे ये भी कह रहे हैं कि आम चुनाव सभी निर्वाचन क्षेत्र फोकस में होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा बहिष्करण पर है, इसलिए अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने के लिए केवल नागरिक ही महत्वपूर्ण पहचान है। मुझे दूसरी पहचानों, लिंग, नस्ल, जाति, धर्म आदि के प्रति अंधा होना होगा, यानी उसके प्रति मुझे ध्यान नहीं देना है। कानून के तहत भी अगर किसी के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह है तो वह उसी के पास है, सिर्फ वही उसे पेश कर सकता है। यानी जो 11 दस्तावेज मांगे हैं तो इसलिए हमने मांगे हैं कि वो सिर्फ उसी के पास है, वही उसको पेश कर सकता है। ये एक तरफ आप नागरिकता तय भी नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नागरिकता के सबूत भी पेश करो। हाँ बिल्कुल, कानून के अनुसार भी अगर किसी व्यक्ति के पास हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है या पासपोर्ट है तो वो उसका मालिक है, केवल वही उसे प्रस्तुत कर सकता है जिसके पास ये है। और इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं, हम नागरिकता नहीं जांच रहे हैं लेकिन नागरिकता के प्रूफ जरूर मांग रहे हैं। ये यहाँ पे नहीं कही गई ही बात और कही जा रही है अघोषित तौर पे, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो चुनाव आयोग यहाँ जो पहले बहुत सारे अलग अलग ढंग से दलीलें जो पेश की गई हैं इसी मसले पे, और 11 याचिकाएं, उसके अलावा जब 12 और राज्यों में सेकंड फेज में एसआईआर की कार्रवाई चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, तब तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जो है वो भी पहुंचा हुआ है और इन सब ने भी याचिकाएं लगाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर कि क्या ये पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सही है या गलत है, इस पर यहां पर सुनवाई हो रही है अमलेंदु जी। और सुनवाई में क्या कुछ चल रहा है?
हाँ, अभी तो राजीव जी यही द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि भाई जो दस्तावेज है, यानी पासपोर्ट है या हाई स्कूल की मार्कशीट है या जो भी कुछ है, तो ये उस व्यक्ति के ही पास होगी, तो इसलिए उसको उसी को ही प्रस्तुत करना होगा। तो हम उससे सिर्फ यही मांग रहे हैं, ये उनका कहना है कि हम चूंकि ये उसके पास है तो